सबको ओम शांति। हमारे सभी दर्शक वर्ग के लिए और हमारे जो सहृदय दर्शक वर्ग हैं और जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, सबके लिए मंगल कामना। आज हम कुंवर नारायण, जो कि आत्मजयी के यशस्वी रचनाकार हैं, हिंदी साहित्य के बहुत विद्वान और अच्छे कवियों में से हैं, उनकी कविता बात सीधी के विषय में अध्ययन करेंगे। और कवि की कविता का शीर्षक है बात सीधी थी पर। तो प्रारंभिक जो 3 लाइनियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब देखिए, 2 चीज होता है। एक कथ्य है जो हम कहना चाह रहे हैं, दूसरे शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से अपने हृदय की बात को व्यक्त करते हैं। दोनों 2 चीजें हैं, लेकिन हम सहारा किसका लेते हैं? शब्दों के माध्यम से। माने जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसके लिए हमें उचित शब्द भी खोजने चाहिए। आप देखते हैं कि एक एक शब्द के बहुत सारे पर्याय होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं, और कोई शब्द कहीं फिट होता है, कहीं फिट नहीं होता। जैसे जल और पानी एक ही शब्द है, लेकिन उसका हम अलग अलग जगहों पर प्रयोग करते हैं। अगर पूजा अर्चना हो रही है अपने हिंदू धर्म में, तो वहां पर हम उसी पानी को जल के नाम से कहते हैं, क्योंकि एक प्राचीन ऐसी परंपरा है। तो कवि क्या कह रहा है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। इसका मतलब जो कवि कहना चाह रहा था वह एकदम बहुत ही सरल बात थी, लेकिन कवि ने उसके लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे वह बात थोड़ी सी उलझ गई। टेढ़ी फंस गई मतलब उलझ गई। अब क्या हुआ? उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली। फिर से देखिए, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब कवि यह कहना चाहता है कि जो मूल कथ्य को पाना चाहता था उसके लिए उसने प्रयास किया, उसके लिए उसने नए नए शब्द प्रयोग किए, और उसने ऐसा सोचा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वह बात हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। लेकिन इस कार्यक्रम में कवि ने जल्दबाजी किया और सही शब्दों का चयन नहीं कर पाया, तो इससे पेचीदा माने जटिल होती गई या वो परिस्थितियों में जकड़ती चली गई। फिर क्या हुआ भाई? जब ऐसा अगर हो गया, फिर क्या हो गया? सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरा कसता चला जाता, क्योंकि इस करतब पर मुझे सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय बेतरा उसे कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। अब कवि के सामने जो दर्शक वर्ग था, जो श्रोता वर्ग था, वो वाह वाह कर रहा था, और कवि अपनी बात को कहने के लिए नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन वो नए नए जो शब्द थे वह उसके भाव के अनुकूल नहीं पड़ रहे थे। फिर भी वाहवाही लूटने के लिए कवि नए नए शब्दों का प्रयोग करता चला जा रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब देखिए क्या हुआ। जो पेंच होता है, पेंच में चूड़ी होती है, स्क्रू में चूड़ियां होती, और उसे पेचकस से ही कसा जाता है। अगर उसको हम कील की तरह ठोक दें
तो उसकी सारी चूड़ी खत्म हो जाती है और उसमें जो कसाव रहता है वो नहीं। अब क्या हुआ कि जब कवि ने अपने शब्दों के साथ जोर जबरदस्ती किया तो बात का जो सेंस था, वाक्य का जो मूल था, वह समाप्त हो गया और उसमें नए नई चीजें प्रकट होने लगी। और जो बात का प्रभाव होता है, इसी बात के कहने का जो प्रभाव होता है, वह प्रभाव समाप्त हो गया। तब कवि क्या कह रहा है? हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। अब क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग भी बच्चों को या छात्रों को कोई बात समझाना चाहते हैं, अगर उसके समझ नहीं आती तो मुष्ट युक्ति का प्रयोग। मुष्ट युक्ति मान जबरदस्ती, नहीं मानेंगे तो मानना ही पड़ेगा, कैसे नहीं। तो कवि ने भी यही किया। कवि ने किया तो उसे जबरदस्ती पाठकों पर लाद दिया, श्रोताओं पर इसे जबरदस्ती कर दिया कि नहीं ये चीज यही है। फिर क्या हुआ भाई? लेकिन उसे भाषा में जो एक ताकत होती है, संप्रेषणीयता होती है, वह समाप्त हो और शब्दों का महत्व था वो कम। इसका तात्पर्य क्या है कि जो हम कथ्य कहना चाहते हैं उस भाव के अनुकूल उचित शब्दों का चयन करके सही ढंग से, सही अंदाज में अपनी बात को कहना चाहिए, तभी उस बात का यथार्थ प्रभाव श्रोता पर पड़ता है। फिर क्या हुआ? अंतिम देखिए, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो देखिए कवि वो नारायण यहाँ पर कह रहे हैं, मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है ये, कि चूंकि बात जो थी वो कोई जीवधारी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर कवि ने उसे एक जीवधारी की तरह प्रयोग किया है। वैसे भाषा तो सदैव से मानी जाती है कि जीवित की तरह से है, जो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन यहाँ पर कवि ने उसका बहुत सुंदर प्रयोग किया कि भाषा जो एक शरारती बच्चे की तरह हमसे खेल रही थी, क्योंकि कवि उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहा था, इसलिए कवि कह रहा है, उसने मुझसे पूछा कि क्या भाषा को सही ढंग से, सही अंदाज में, उपयुक्त शब्दों के साथ लोगों के मध्य संप्रेषण करना, लोगों के मध्य बातचीत करना, सही ढंग से अपनी बात को कहना, क्या अभी तक नहीं सीखा? तो देखिए कवि ने एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने रखी है कि हमें अपनी बात कहने के लिए सही सही शब्दों का सही अंदाज में चयन करना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारी बात श्रोताओं तक बहुत अच्छे से पहुंच सके। अब इस संदर्भ में एक ही उदाहरण दूंगा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्मी डायलॉग्स जो होते हैं वह बहुत साधारण शब्दों के साथ बहुत सुपर हिट होते हैं, क्योंकि उसमें जो संप्रेषणीयता होती है वह बहुत जबरदस्त हो। तो कब यहाँ पर ही कह रहा है कि हम भाषा को सही ढंग से बरतना जब सीख लेंगे तो वास्तव में हमारी बात का महत्व बढ़ता है। अब देखिए इसकी जो शिल्प सौंदर्य है उसको देखिए, भाव तो आपने देख लिया। पहले चीज भाषा, जो बार बार अलग से प्रश्न आता है और पूछा जाता है, इसकी भाषा के बीच तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और कवि ने आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया। कहीं कोई कठिन शब्द नाम की चीज नहीं है, एक ही दो है, जैसे जटिल है और जटिल से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई पेचीदा हो गई, थोड़ा सा किसी को कठिन लग सकती, बाकी कहीं कोई नहीं। सहूलियत, अब देखिए इसमें उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग कवि ने किया है, लेकिन फिर भी कवि की जो हिंदी है
वह साहित्यिकता से बाहर नहीं है, बहुत अच्छी है। दूसरा छंद क्या है? मुक्त छंद है। रस शांत रस है। और कवि ने ज्यादा तुकबंदी का भी प्रयोग नहीं किया है। फिर इस कविता की जो मूल बात है, भाषा के विषय में कविता कही गई है, उसे हमें सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप इसका पुनः अध्ययन करें, एक दो बार इस वीडियो को सुनें ताकि इस कविता का मूल भाव आपकी समझ में आ जाए, और ऐसा इसको समझें कि आपके जीवन के बुढ़ापे तक हिंदी का यह पाठ आप समझ में रहे और आप भाषा का सही प्रयोग कर सकें, भाषा के आप मास्टर बन सकें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सबको